टनल जिसमें काफी लोग फंसे हुए हैं, ना बाहर निकलने का रास्ता है, ना खाने को खाना और ना ही पीने को पानी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होती है तो क्या होता है? सिचुएशन को इमेजिन कर कर ही इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तरकाशी के कुछ वर्कर्स के साथ जो 17 दिन तक उस टनल में फंसे रहे। बहुत ही मुश्किल से उनके पास खाना पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, लेकिन ये न्यूज़ तो आपने सुन ही ली होगी कि उनको किस तरीके से बाहर निकाला गया और 17 दिन तक वो कैसे फंसे रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या था? क्या ये हमारे लिए एक नेचर की वार्निंग भी हो सकती है? और किस तरीके से उन लोगों को बाहर निकाला गया? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और किस तरीके से 41 वर्कर्स का रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्या ये एक नेचर की वार्निंग हो सकती है? नेचर की वार्निंग ही है। अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो चीजें हमारे पास रिपीट जरूर आएंगी। इस सब चीजों का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। आखिरकार ये सबसे बड़ा रीजन कैसे है ये समझ लेते हैं। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तराखंड के सारे चार धाम को कनेक्ट किया जाएगा और इसीलिए कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म अर्निंग इन्हीं टूरिस्ट प्लेसेस से यानी कि रिलीजियस प्लेसेस से आती है। अब देखा जाए तो इस चीज के काफी सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते वो भी ट्रैवल कर पाएंगे। साथ में जो वहां पर आए दिन लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं उन साइट्स पर तो वो भी कम हो जाएंगी, रिस्क कम हो जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा तो सारे चार्जेस भी कम हो जाएंगे, यानी कि वहां की महंगाई भी ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। तो अगर इतने सारे पॉजिटिव साइड्स हैं तो इसका नेगेटिव साइड क्या है? और इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर हम पहाड़ों पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो साइड इफेक्ट जरूर दिखाएगा। और मैं मानती हूं कि ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। अभी तो फिलहाल सारे वर्कर्स हैप्पीली और सेफली बाहर आ गए हैं, लेकिन ये एक वार्निंग थी सिर्फ। हो सकता है आने वाले टाइम में और बड़ी बड़ी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। तो समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई थी और कैसे उन वर्कर्स को बाहर निकाला गया। 12 नवंबर जिस दिन पूरा इंडिया दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं हमारे ये 41 वर्कर्स प्रॉब्लम में फंस चुके थे। 12 नवंबर की सुबह 5 बजे जब सभी लोग काम खत्म कर बाहर एग्जिट की तरफ जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से एग्जिट से कुछ ही मीटर पर वो रास्ता बंद हो गया। अब देखा जाए तो 12 नवंबर से ही रेस्क्यू स्टार्ट होना था। अब सबसे पहले तो सभी विक्टिम्स के लिए एक 12 सेंटीमीटर का पाइप डाला गया जिसके थ्रू उनसे कनेक्शन हो पा रहा था, बात हो पा रही थी, और साथ में उस पाइप के थ्रू ही खाना भेजा जा रहा था। खाना, पानी, मेडिसिन सब कुछ उस पाइप के थ्रू भेजा जा रहा था। स्टार्टिंग में तो ड्राई फूड ही भेजा जा रहा था जिससे कि उन तक एग्जैक्टली सेम वैसा ही पहुंच सके, लेकिन जैसे जैसे कनेक्शन इंक्रीज हो रहा था उस तरीके से उनके पास और भी ज्यादा खाना पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद 14 नवंबर को 800 और 900 मिलीमीटर के पाइप्स, बड़े बड़े पाइप्स लाए गए इवैक्यूएशन के लिए। जैसे ही ड्रिलिंग स्टार्ट की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। बहुत सी ड्रिलिंग मशीन्स को भी बाहर से लाया गया, यानी कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स होते हैं ना वो भी लैंड हुए विद दोज मशीन्स। लेकिन अब बेसिकली प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही थी? या तो वर्टिकली ड्रिलिंग की जाती है या फिर हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग की जाती है। तो सबसे पहले इवैक्यूएशन के लिए वर्टिकली ड्रिलिंग करने का प्लान बनाया गया कि इस तरीके से अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो कनेक्शन बनाना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन जब वर्टिकली ड्रिलिंग की जा रही थी तो जिस पत्थर पर यानी कि जिस प्लेस पर वो मशीन खड़ी हुई थी वहां पर क्रैक्स आना शुरू हो गए। उन क्रैक्स की वजह से इवैक्यूएशन रोकना पड़ा और वर्टिकली ड्रिलिंग भी रोकनी पड़ी। जिस तरीके से ये सारी प्लानिंग फेल हो रही थी उसके बाद फाइनली आर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया। अब वो भी बहुत बड़े यानी कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। अब इन्होंने भी बहुत सारे न्यू प्लान्स बनाए इवैक्यूएशन के लिए और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि अंदर जितने भी वर्कर्स फंसे हैं वो बिफोर क्रिसमस बाहर आ जाएंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा भी कर दिया। जैसे उन्होंने एक प्लान बताया, उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग करना फिर से स्टार्ट किया और 19 मीटर तक उन्होंने ड्रिलिंग
कर भी दी थी। अब क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं पर ड्रिलिंग अटक रही थी। जैसे ही कुछ ही मीटर का रास्ता रह गया था तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब रैट माइनिंग कर 41 वर्कर्स तक पहुंचा जाएगा। रैट माइनर्स होते हैं वो अपने लिए धीरे धीरे करके एक स्पेस बनाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी लैंडस्लाइड हो रखी है, जो भी सामान नीचे गिरा हुआ है उसको धीरे धीरे करके हटाया जाता है और वहां से एक रास्ता बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जब ये वर्टिकल ड्रिलिंग फेल हो गई तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से स्टार्ट की गई और जहां तक पहुंचा जा सकता था, यानी कि कुछ 10 मीटर के डिफरेंस तक हम पहुंच गए थे, वहां से रैट माइनिंग स्टार्ट की गई और दिल्ली से रैट माइनर्स को बुलाया गया। अब रैट माइनर्स ने धीरे धीरे कर रास्ता बनाया और एक व्हील वाले स्ट्रेचर से सभी को एक एक कर बाहर निकाला गया और सक्सेसफुली सभी वर्कर्स को 28 नवंबर को बाहर निकाल लिया गया था। अब रैट माइनिंग करते टाइम ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हाथ से उस मलबे को हटाया जाता है। इसमें 3 लोग बेसिकली काम करते हैं। सबसे पहले तो आके जो सामान को हटाता है, जो भी लैंडस्लाइड हुआ है, दूसरा पर्सन उस चीज को कलेक्ट करता है कंटेनर में और तीसरा पर्सन क्या करता है, उस कंटेनर को बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे कनेक्ट करता है, यानी कि उस पर रोप बांधता है और जो बाहर लोग खड़े हैं उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से पूरा रास्ता बनाया जाता है और पर वहां पर ना सिर्फ एक ही पर्सन के जाने की जगह होती है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग एक स्पेस क्रिएट करते हैं। अब व्हील वाले स्ट्रेचर्स भी इसीलिए मंगाए गए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, जो बाहर लोग ये नहीं चाहते थे कि 41 वर्कर्स जो 17 डेज तक अंदर फंसे हुए हैं उनको और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो धीरे धीरे कर उनको सक्सेसफुली बाहर निकाला गया। साथ में ना यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज हुई थी कि जो अर्नोल्ड डिक्स आए थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, उन्होंने ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया था। साथ में उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक पूजा भी रखी थी कि हम सारे वर्कर्स को सेफली बाहर निकालेंगे। और जब सारे वर्कर्स बाहर भी आ गए थे तब भी उनका ये कहना ये था कि जब सारे वर्कर्स बाहर आ जाएंगे तब भी मैं एक बार उस मंदिर में दर्शन जरूर करने जाऊंगा। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी तो क्रिएट की ही गई थी और सभी की मेहनत से, चाहे वो रेट माइनर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, हर किसी ने अपने 100% एफर्ट्स डाल दिए थे उन वर्कर्स को बाहर निकालने में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना तो इंडिया इन सब चीज़ों में नो डाउट बहुत अच्छा है, हर तरीके से पावर लगा दी जाती है। लेकिन क्या आपने यहाँ पर ये सोचा कि हर पावर लगा दी गई, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो, वर्टिकल ड्रिलिंग हो, चाहे रैट माइनिंग हो, हर तरीके की पावर लगाती गई, उसके बाद भी 17 दिन तक वर्कर्स अंदर फंसे रहे। अब अगर ऐसी ही चीजें बार बार होती रहेंगी तो हमारे इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाहर के लिए भी। इस साल हमने बहुत से ऐसे केस देख लिए हैं जो कि हिमालयन साइड पर हुए हैं, जैसे कि हाल ही में जोशीमठ में इतना बड़ा क्रैक आया था, वो तो आपने देखा ही होगा। और यही नहीं, साथ में हिमाचल में कितना बड़ा फ्लड भी आया था। इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी वार्निंग से मान जाते हैं तो शायद नेचर भी मान जाए, लेकिन अगर हम अभी भी नेचर के साथ इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो नेचर कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रिपीट ज़रूर करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।